बच्चों नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे। तीसरा पाठ का नाम क्या है? माँ मुझे आने दे। ये पाठक किसके रूप में है? कविता के रूप में है। ये कविता के रूप में है और इसकी ये पाठ के जो माँ मुझे आने दे कविता के कवयित्री का नाम क्या है? मृदुल जोशी। यहाँ पर देखिए सब लोग, मृदुल जोशी। मृदुल जोशी कौन है? स्त्री है, इसलिए इसे कवयित्री कहते हैं। पहले माँ मुझे आने दे पाठ में किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर कवयित्री किसके बारे में चर्चा कर रही है? किसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको बता रही है? यहाँ पर देखिए पहले उन्मुखीकरण। पहले क्या है? उन्मुखीकरण। यहाँ पे देखिए उन्मुखीकरण बोल तो प्रस्तुतिकरण। उन्मुखीकरण में यहाँ पर कवयित्री क्या बोल रही? माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? माँ चाहिए, बहन चाहिए और पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। यहाँ पर अनदेखी बिटिया, अनदेखी बिटिया का अर्थ क्या है? गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु यहाँ पर क्या कहकर पुकार रही है? अनदेखी बिटिया क्या कहकर पुकार रही है? मत करो यह अत्याचार। मत करो यह अत्याचार। मुझे अन्याय मत करो, मुझे अन्याय मत करो। कौन बोल रही? कौन बोल रही? अनदेखी बिटिया, गर्भस्थ शिशु क्या बोल रही? मुझे मत अत्याचार करो, मुझे मत अत्याचार करो। ఇక్కడ చాలా మంది ये समाज में बहुत लोग क्या चाहते? माँ चाहते और बहन चाहते, पत्नी चाहते, लेकिन बेटी के लिए क्या करते? अपनी इच्छा को क्या करते? यहाँ पे विरोध प्रकट करते, क्योंकि ये गर्भस्थ शिशु इसलिए माँ को संबंधित कहते हुए क्या कहती है? ये माँ मुझे आने दे, ये माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे बोल के यहाँ पर पुकार रही है। क्या क्या कर पुकार रही है? मुझे मत अत्याचार करो, मुझे मत अत्याचार करो। यहाँ पर उन्मुखीकरण में 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, अपने अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए। यहाँ पर अपने ओपिनियन को यहाँ पर व्यक्त करना चाहिए। पहला प्रश्न क्या है? अनदेखी बिटिया क्या कहती है? अनदेखी बिटिया क्या कहती है? गर्भस्थ शिशु क्या कहती है? इससे पहले हम क्या पढ़े उन्मुखीकरण में? अनदेखी बिटिया क्या कहती है? मुझे अत्याचार मत करो, मुझे अत्याचार मत करो, भ्रूण हत्या मत करो, मुझे जन्म देने के लिए मुझे इच्छा करो। और यहाँ पर इस तरह अनदेखी बिटिया पुकार रही है। पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा देखिए, इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? किन पंक्तियों से? ऊपर 2 पंक्तियां दिए गए हैं उन्मुखीकरण में। ये उन्मुखीकरण 2 पंक्तियां दिए गए हैं। ये 2 पंक्तियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमको क्या मैसेज मिलता है? क्या मैसेज मिलता है? तो यहाँ पर अनदेखी बिटिया, बेटियों पर मत अत्याचार करना चाहिए, भ्रूण हत्या मत करना चाहिए, भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। भ्रूण हत्या क्या करना? विरोध करना, भ्रूण हत्याओं को रोकना। और बालिका शिक्षा के लिए हम सब लोग प्रेरणा देना चाहिए। इस पंक्तियों से हमें ये संदेश मिलता है। और तीसरा प्रश्न, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। नारी के बिना, हम नारी के बिना समाज की कल्पना, कल्पना मीन्स क्या कर बोल तो ऊहा, इमेजिनेशन करना,
ये इम्पॉसिबल बोल सर का असंभवम क्या बोल तो नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। इसलिए कि नारी क्या है, नारी प्रकृति है, नारी प्रकृति है, नारी के बिना यहाँ पर पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है। समाज में जितना पुरुष को योगदान का महत्व रहता है उसी तरह स्त्री को भी रहना चाहिए। समाज में दोनों रूप, दोनों शक्ति समान होना चाहिए। यहाँ पुरुष स्त्री के जो समाज शक्ति है वे दोनों दो रूप है। इसलिए नारी के बिना हम समाज की कल्पना करना असंभव है। इस तरह 3 प्रश्नों को अपने अपने विचारों में अपने अपने ओपिनियन को यहाँ पर व्यक्त करना चाहिए। और ये उन्मुखीकरण हो गया। उसके बाद पाठ का उद्देश्य के बारे में कवयित्री क्या बता रही है। उद्देश्य छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना। ये पाठ का उद्देश्य क्या है, किस पाठ का, माँ मुझे आने दे कविता पाठ का क्या उद्देश्य है। छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना। छात्र मीन्स स्टूडेंट्स को क्या करना, किसका इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पर छंदस्सु मुक्त के माने स्वतंत्र कवित्व, स्वतंत्र, मुक्त के माने क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र कवित्व है। इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इस कविता के बारे में बोलना चाहिए। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पाठ के, इस कविता के माध्यम से, माँ मुझे आने दे के कविता के माध्यम से हम भ्रूण हत्या का विरोध करना चाहिए और लिंग भेद का डटकर विरोध करना। यहाँ पर स्त्री पुरुष ये लिंग भेद नहीं रहना चाहिए। ఇక్కడ లింగ వివక్ష అనేది మనం వ్యతిరేకించాలి। ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులు కూడా సమాజం లోపల ఇవి బలమైన శక్తులు కాబట్టి పురుషులకు ఎంత శక్తి, పురుషులకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నదో స్త్రీలకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత అనేది మనం ఇవ్వాలి। సమాజం లోపల వాళ్ళకు కూడా ఒక గొప్ప మహత్తరమైనటువంటి శక్తి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పురుషులతో సమానంగా వాళ్ళను భావించాలి। इस तरह लिंग भेद का डटकर विरोध करना और भ्रूण हत्याओं को विरोध करना और क्या करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर, भ्रूण हत्याओं को, जो भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, जो गर्भस्थ शिशु को हम क्या करते, बहुत लोग आजकल के लोग समाज में जो बेटी का पता चल जाने के बाद गर्भस्थ शिशु में क्या करते, उस शिशु को क्या करते, ख़त्म करते और मार डालते। इस तरह अत्याचार मत करना चाहिए और भ्रूण हत्याओं को रोकना चाहिए, कंप्लीट बयान करना चाहिए और रोक कर क्या करना, बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना। बालिका क्या करना, शिक्षण मीन्स ఇక్కడ शिक्षा मीन्स విద్య, శిక్ష అనేది స్టడీ అనేది కంపల్సరీగా ఇక్కడ ప్రేరణ ఇవ్వాలి। అంటే ఈ సమాజం లోపల భ్రూణ హత్యలు ఇప్పటికి కూడా కళ్ళారా జరుగుతున్నాయి, భ్రూణ హత్యలు జరుగుతున్నాయి, గర్భస్థ శిశువులను మనం చంపేస్తున్నాం। ఈ విధంగా వాళ్ళని మొత్తం కూడా నిషేధించాలి। నిషేధించి ఏం చేయాలి, బాలికా శిక్ష ప్రేరణ కోసం, బాలికా విద్య కోసం మనం అందరం కూడా ప్రేరణ ఇవ్వాలి। అప్పుడే సమాజం లోపల స్త్రీలకు ఒక ఏముంటుంది, వాళ్ళకు కూడా సమాన హక్కు అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది। और इसके बारे में विधा विशेष, तीसरा पार्ट क्या है, विधा विशेष, विभागमु विशेषम। यह एक छंद मुक्त कविता है। ये कविता कौन सी कविता, जो माँ मुझे आने दे कविता कैसी कविता है, ये कैसी कविता है, छंद मुक्त कविता। मुक्त मूल तो स्वतंत्र कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति जो वर्षा है ना, कविता विषय के इर्द गिर्द घूम रही थी। जो शब्द है इसमें जो प्रत्येक पंक्तियां है वो पूरे ये कविता विषय के इर्द गिर्द के माने చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి। इर्द गिर्द के माने क्या है, చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి। सटीक और प्रभावशाली, यहाँ पर सटीक मीन्स तेलुगु में जैसा अर्थ क्या है, सटीक के माने వివరణాత్మకమైనటువంటి और प्रभावशाली, ప్రభావవంతమైనటువంటి,
శబ్దావళి అంటే శబ్దములతో సమూహం, శబ్దములతో కూడినటువంటిది సమూహం. ఐసే కవితాओं की पहली मांग होती है. మరి ఇటువంటి కవితలకే ప్రథమ స్థానం అనేది ఉంటుంది. మా ముఝే ఆనే దే కవిత చాలా గొప్ప కవిత కాబట్టి ఇక్కడ కవితों की पहली मांग होती है. ये माँ मुझे आने दे कैसी कविता है, सटीक और प्रभावशाली और शब्दावली जैसे कविताओं की पहली मांग होती है. और इस कविता की कवयित्री के बारे में मृदुल जोशी इस कविता को लिखी है और मृदुल जोशी का कवि परिचय भी हमें जानना चाहिए, उसका इंट्रोड्यूस करना चाहिए. पहले देखिए कवयित्री का परिचय पहले क्या है. कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ. ये कवयित्री मृदुल जोशी माँ मुझे आने दे कविता के कवयित्री का नाम मृदुल जोशी है. और मृदुल जोशी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ. मृदुल जोशी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ. मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में 1960 में कहाँ हुआ. उत्तराखंड के काठगोदाम में. काठगोदाम क्यों, ये प्रांत का नाम है. काठगोदाम क्या है, एक प्रांत का नाम में वो जन्म लिए है. इनकी रचनाओं का मुख्य विषय, इन्हें जो भी रचना लिखती है, जो भी काव्य लिखती है, उनका मुख्य विषय क्या है बोल तो नारी चेतना, वो सम समाज की निर्माण है. ये जितने भी रचना लिखती है वो रचनाओं में इनका मुख्य विषय क्या है, किसके बारे में ज़्यादा लिखते के माने नारी चेतना मीन्स महिला चैतन्यम. नारी चेतना मीन्स महिला చైతన్యం. సమ సమాజ का निर्माण, సమ సమాజ నిర్మాణం కోసమే ఎక్కువగా ఈమె కవితలు రాయడం జరుగుతుంది. ఈమె కవితల లోపల ముఖ్య విషయం అనేది ఉంటుంది. और इनकी चर्चित रचनाएं, जैसा कि प्रमुख रचनाएं रहते, जो फेमस रचनाएं जो रहते ना, जैसा डिस्कस करते हैं, जैसा चर्चित करते ना, वो रचनाओं में से 4 रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं और फेमस रचनाएं हैं. वो क्या है. समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी. समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, ये कौन सी रचना है. ये चर्चित रचना है. किनकी रचना है. मृदुल जोशी कवयित्री की चर्चित रचनाएं. पहला रचना कौन सा है. समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, एक रचना का नाम. और दूसरी गुम हो गए अर्थ की तलाश में. गुम हो गए अर्थ की तलाश में అంటే